हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और अक्टूबर 2021 के एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी हो या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, स्टेट के हों, नाबार्ड वगैरह के हों, जिनमें भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वन लीनियर और मल्टी लीनियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर से कवर हो सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ नीचे अवेलेबल कराई जाती है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है और वहाँ पर दोनों तरह की पीडीएफ, द क्लीन पीडीएफ और एनोटेड पीडीएफ, दोनों पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं। ओके, तो इसी को देखते हुए हम मार्च से लेकर के मार्च 2021 से सारी जो पीडीएफ हैं वो भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ ये सब प्लेलिस्ट पर भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पर कवर की गई हैं अक्टूबर 2021 के अंदर। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, तब हेल्पफुल रहेगा। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी 1998 के अंदर। और इसके अंदर ये था कि किसानों को क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराएंगे, जिसको कहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि उनको लोन वगैरह लेने में आसानी हो। और जो लोन है वो इनकम उस इंटरेस्ट रेट जो है कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल हो सकें। तो इसके लिए यहाँ पर स्पेशल ड्राइव्स लॉन्च की गई हैं। स्पेशल ड्राइव जो हैं वो आपकी फरवरी 2020 से लेकर के लगातार लॉन्च की जा रही हैं। तो इसी तरीके की जो स्पेशल ड्राइव है उसके अंदर हमें पता लगा कि पिछले 1.5 साल में यानी फरवरी 2020 से हमने 2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को न्यू किसान क्रेडिट कार्ड इशू करिए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुई थी टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, टाइमली क्रेडिट सपोर्ट, ये लोन वगैरह जो भी फार्मर को चाहिए टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड अदर नीड्स, यानी पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हो सकता है। इस स्कीम को 2012 में सिंप्लीफाई किया था और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक केसीसी का प्रावधान डाला गया था। फिलहाल न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि स्पेशल ड्राइव यहाँ पर शुरू की गई है और स्पेशल ड्राइव के अंदर पता लगा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, ये आपकी पहली न्यूज़ यहाँ पर थी। दूसरी, कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल स्कीम फॉर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण स्कीम यहाँ पर शुरू की गई। पीएम पोषण स्कीम जो है वो उसको पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स। तो जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उन दोनों जगह पर आप देखें तो वन टाइम मिड डे मील यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि वन टाइम फूड अवेलेबल कराए जाने का प्रावधान इसके अंदर में था। तो इस स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण किया गया है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका जो एम है वो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन सभी में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा स्कूल आएंगे, जिससे एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, स्टडीज़ ये रिवील करती हैं कि अगर बच्चे माल न्यूट्रिशन है यानी चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की वजह से सरकार को 4% की जीडीपी का लॉस होता है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी 8% तक डिग्रेड होती है। और इसी वजह से जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम चेंज करके पीएम पोषण रखा है ताकि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जा सके। ओके, इसके कुछ की फीचर हैं। ये 5 साल के लिए शुरू की जाएगी, 5 ईयर के लिए आपका ये ड्राइव जो है वो प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है 2021-22 से लेकर के 25-26 तक। क्लास 1 से लेकर के 8 तक सभी गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनमें भी, और 1 हॉट कुकड मील लंच वाला जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है प्री प्राइमरी और बाल वाटिकास पर। ये रिकमेंडेशन दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। और इसके अंदर न्यूट्रिशन जो गार्डन्स है वो भी तैयार किए जाएंगे ताकि बच्चों को नेचर और गार्डनिंग वगैरह का हैंड एक्सपीरियंस यहाँ पर कराया जा सके। ओके, प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आइटम्स, जो भी पिछड़े ज़िले हैं उन सभी जगहों पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आइटम्स लाइक फॉलिक एसिड वगैरह की टैबलेट, जिससे एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके, वो भी अवेलेबल कराई जाएगी। सोशल ऑडिट ज़रूरी होगा, यानी कि कोई भी स्कीम है वो कैसी चल रही है उसके लिए ऑडिटिंग यहाँ पर उसकी कराई जाएगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका योगदान, उनका इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा इस स्कीम को लागू करने में। तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम पोषण। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च की है द PMFME स्कीम सीड कैपिटल मॉड्यूल। सबसे पहले समझिए कि सीड कैपिटल होता क्या है। ये वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं, ठीक है।
सीड कैपिटल का मतलब होता है कि जब आप एक स्टार्टअप को शुरू करते हैं, ठीक है, जब आप एक स्टार्टअप को शुरू करते हैं और जब स्टार्टअप अपना शुरू करने वाली स्टेज में होता है, इन द इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज में उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है, मनी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो वहाँ पर इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। दिस इनिशियल मनी इज़ कॉल्ड सीड कैपिटल, ठीक है। तो ऐसा सब प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने। ऐसे जितने भी स्टार्टअप हैं जो फूड प्रोसेसिंग में अच्छा कर सकते हैं, उन सभी में सीड कैपिटल यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इन्होंने जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है उसके अंदर सीड कैपिटल मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है तो सीड कैपिटल असिस्टेंस है, यानी इनिशियल मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा टू द मेंबर्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करेंगे, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। द सीड कैपिटल पोर्टल कैन बी एक्सेस टू अवेल द सीड कैपिटल असिस्टेंट। लगभग 40,000 रुपये की जो असिस्टेंट है वो यहाँ पर सहायता, इनिशियल सहायता प्रोवाइड की जाएगी फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और फिलहाल हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये करंट अफेयर यहाँ पर निकल करके आता है। सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया। उसके बाद उत्तराखंड के 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। पहला है शयूरा ऑयल, ठीक है, नाम में इधर उधर हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बट आप देखिएगा, नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मुंशियारी राजमा भूटिया धान, ठीक है। ए रग मेड बाय भूटियाज और नोमैडिक कम्युनिटी, भूटियाज जो कि बेसिकली आपके हिमाचल और इधर उत्तराखंड वाले रीजन्स में यहाँ पर रहते हैं। आई पेन ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है ये, ठीक है। रिंगल क्राफ्ट, ये भी एक आर्ट वर्क है। कॉपर प्रोडक्ट्स, ठीक है। थुलमा ब्लैंकेट स्पून, ये आपका ब्लैंकेट है, ठीक है। तो इन 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग यहाँ पर मिला है। तो कोई से भी प्रोडक्ट कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। इससे पहले तेज पत्ता, इंडियन बे लीफ, मतलब तेज पत्ता जिसको इंडियन बे लीफ भी कहते हैं, ये पहला प्रोडक्ट था जिसको उत्तराखंड में जीआई टैग यहाँ पर मिला था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। साथ ही साथ वाइट ओनियन, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग अवेलेबल कराया गया है। वाइट ओनियन अलीबाग में उगाया जाता है, महाराष्ट्र की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको जीआई टैग अवेलेबल हो गया है, ओके। तो जीआई टैग क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और जब आप इसको काटते हो तो आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आते और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर टाइप की, उनको भी कम करता है। इंसोम्निया में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। दिस इज़ योर वाइट ओनियन, महाराष्ट्र का है, जीआई टैग दिया गया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इन्होंने कहा कि हमने ऐसे जीन्स निकाले हैं जिससे सोरगम यानी ज्वार की जो ग्रेन साइज़ हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ज्वार का बीज होगा और इन्होंने ऐसे जीन यहाँ पर डेवलप किए हैं जिससे इस बीज का जो साइज़ है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन टॉप 10 ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो यहाँ पर रिलीज़ किए गए। वो आपके देख सकते हो कि महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आ जाता है आपका, ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका राजस्थान है, ओके। तो इस तरीके से शुरू के टॉप 3 याद रख लो, सफिशिएंट है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 टॉप 3 ज्वार जो प्रोडक्शन, सोरगम प्रोडक्शन स्टेट इंडिया के हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया अमूल हनी टू इंक्रीज द इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो अमूल हनी नाम का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। अमूल हनी एक प्रोडक्ट है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का, और प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया गया इन द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल बी बोर्ड, ठीक है। तो जस्ट याद रखो किसने लॉन्च किया, किसका प्रोडक्ट है, किसके साथ में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर निकलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पीएम किसान समाधान दिवस सेलिब्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पीएम किसान समाधान दिवस यहाँ पर जो है उसको मनाया। पीएम किसान स्कीम, आपको पता है कि इसके अंदर इंस्टॉलमेंट जो हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार रुपये यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 1 साल में अवेलेबल जो है कराए जाते हैं। अगर किसी को ये इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है या फिर किसी का पेमेंट अटक गया है तो ऐसे सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए समाधान दिवस यहाँ पर तैयार किया गया। यूपी की सरकार ने इस काम को किया है। 11 से लेकर के 13 अक्टूबर तक
स्टेट की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पीएम किसान समाधान दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, जितने भी एनिमल आप फार्म में यूज़ करते हो उनके लिए वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया गया 2 अक्टूबर को। और गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मार्क करते हुए ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया। ठीक है। द डे रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एनिमल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन along with Asia for Animal Coalition to show the importance of and urgency of the farm animal welfare। फार्म एनिमल्स के वेलफेयर के लिए इन सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। द डे इसलिए डेडिकेट किया गया है कि हम अपने फूड के लिए जो एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं उसके लिए अवेयरनेस यहाँ पर हमें यहाँ पर बढ़ानी है। ठीक है। तो जो फार्म्ड एनिमल है उनको सफरिंग ना हो या फिर उनकी जो डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ऑब्वियसली, तो उस वजह से ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। ऑर्गेनाइज किया जाता है ईच ईयर 1983 के अंदर। ठीक है। तो 1983 से लगातार ये 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पालगढ़ का फार्म्ड वाडा कोलाम राइस, ठीक है, तो ये वाडा कोलाम राइस है, इसको जीआई टैग यहाँ पर मिल चुका है। ये महाराष्ट्र का राइस है। ठीक है। ए वैरायटी ऑफ राइस जो कि ग्रो की जाती है इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर वाडा में, इसी की वजह से इसको कहते हैं वाडा कोलाम राइस। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। तो वाडा कोलाम, इसको जीनी या जीनी राइस भी कहते हैं इन ट्रेडिशनल वैरायटी। और ये जो है आप देखें कि विद द ग्रेन बीइंग ऑफ वाइट इन कलर। ओके। तो वाडा कोलाम राइस, इसका प्राइस भी है 60 से 70 रुपये केजी, यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मिलता है वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके। ये ग्लूटेन फ्री होता है, हाउएवर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल राइस। ओके। बट और भी यहाँ पर आपको इसके साथ में दिख जाएंगी। ये ज़रूर याद रखना कि कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद ICAR ने डेवलप किया है एक नया जम्बू नट हाइब्रिड कैशू ब्रीड टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। ठीक है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च जो कि आपका कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर पुट्टूर में, इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया है एक नया जम्बू हाइब्रिड कैशू ब्रीड जिसका नाम है नेत्र जम्बू 1। ठीक है। तो ये वाला नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये रही इसकी इमेज, और ये एक नई जम्बू हाइब्रिड कैशू ब्रीड है। ठीक है। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च अंडर ICAR। ओके। हेडक्वार्टर भी याद रखना है इसका, कैशू रिसर्च वाले का पुट्टूर कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद इदायूर चिली और कुट्टियाट्टूर मैंगो, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर GI टैग यहाँ पर मिला है। तो बहुत सारे GI टैग जो है वो दिए गए। इडायूर चिली की बात करें तो ये रही, और इसी चिली की इमेज ये रही एक, और मैंगो की इमेज यहाँ पर ये रही। ठीक है। तो इडायूर चिली के बारे में आपको इस स्लाइड से पढ़ लेना है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। ये हैं कहाँ के? तो ये केरल के दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। ठीक है। केरल के दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, इडायूर चिली और कुट्टियाट्टूर मैंगो। ओके, केरल के यहाँ पर हैं। तो ये रहा इडायूर चिली के बारे में, आपको खुद पढ़ना है। ये भी इडायूर चिली के बारे में ही है। ओके, ये भी आपको खुद ही पढ़ना है। और ये आपको कुट्टियाट्टूर मैंगो के बारे में, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसको नाम्बियार मैंगो, कन्नापुर मैंगो, कुजियामंगलम मैंगो और वडक्कुम भगम मैंगो भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। मेन चीज़ ये है कि ये सब केरल के अंदर ही उगाए जाते हैं। ठीक है। ये भी आपकी इडायूर चिली भी यहाँ पर उगाई जाती है। प्रीवियसली 2019 में भी जो आपकी थिरूर वेटिला और बीटल लीफ है केरल की, इसको GI टैग दिया गया था। और थिरूर वेटिला जो है इसको नोन किया जाता है हाई अमाउंट ऑफ टोटल क्लोरोफिल एंड प्रोटीन इन फ्रेश लीव्स। ये भी आपकी केरल के अंदर ही उगाई जाती है। ये 2019 की बात कर रहा हूँ, और ये जो है ये 2021 अक्टूबर में अभी अभी दिए गए। ठीक है। तो दोनों के बारे में याद रखो और इनके बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 10,000 से ज़्यादा जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। और जो स्कीम है ये जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 10,000 ट्राइबल यूथ, याद रखना। और बेसिकली जो है ये सब स्मॉल शीप फार्म स्कीम के अंदर में किया जाएगा। ठीक है। तो
ये जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्कीम है, बड़ी स्कीम नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, याद रखो कितनों को प्रोवाइड किया जाएगा और किस स्कीम के अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने अनवील किया नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन ब्लूप्रिंट एट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हो रही थी उसके अंदर। ओके, तो ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फिर जो आपका ब्लूप्रिंट है नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन का, ये जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है जॉइंटली बाई डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन दोनों ने साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। ये एक फार्म सेंट्रिक मिशन है, टेक्नोलॉजी अनेबल्ड इकोसिस्टम है फॉर द लाइव स्टॉक। ठीक है, तो लाइव स्टॉक के लिए ये इस तरीके का मिशन है। द मिशन विल एंटेल यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल लाइव स्टॉक, सभी लाइव स्टॉक की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। द फार्मर्स, उसको मार्केट में एक्सेस अवेलेबल कराई जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, और होल्डिंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सारे काम किए जाएंगे। द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्लूड रोबस्ट एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम, तो इसके अंदर एनिमल ब्रीडिंग पर भी फोकस है, न्यूट्रिशन पर भी है, उनकी डिजीज़ पर भी फोकस किया जाएगा, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स पर भी फोकस होगा, साथ ही ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म भी होगा फॉर एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन यहाँ पर तैयार किया गया है। उसके बाद जो चिन्नूर राइस है इसको यहाँ पर जीआई टैग अवेलेबल कराया गया है। मध्य प्रदेश का ये प्रोडक्ट है, याद रखना। ठीक है, तो 2 राइस की वैरायटी हो गई, एक अभी बढ़ाई एक ही रही। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। देखिए चिन्नूर राइस जो है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है और महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि हमें जो है वो जीआई टैग इसके लिए मिलना चाहिए, लेकिन जीआई टैग जो है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया है, तो महाराष्ट्र इससे हाथ धो बैठा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को ये टैग मिला है। चिन्नूर राइस मेनली आप देखें तो बालाघाट रीजन में यहाँ पर उगाया जाता है। ओके, हालांकि महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, लेकिन आपको अब याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। ओके, तो ये सब आप याद रखो यहाँ पर। और इसीलिए जो आपका बालाघाट एरिया है उसको राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। ओके, जीआई टैग इज़ गवर्न बाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हो गए जिनके लिए जीआई टैग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जो पहला जीआई टैग यहाँ पर अवेलेबल कराया गया था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे जीआई टैग हैं, इनको बार बार देखते रहो और पता चलता रहेगा कि हाँ कौन सा कहाँ से है। उसके बाद नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम जो है वो बेसिकली शुरू किया है कि किस तरीके से जो फिश है उसको उसका प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाए, इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये प्रोग्राम रिवर रेंचिंग प्रोग्राम इसका नाम है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये शुरू किया गया है। किस तरीके से फ़िश प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाए, ऑगमेंट किया जाए और लैंड और वाटर का एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और यूटिलाइजेशन किया जाए फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओके, तो सस्टेनेबल फिशरीज़ को बढ़ावा देगा इससे, और जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है फॉर द फिश उसको रिड्यूस करेगा, बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व रहेगी और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेंगे और इकोसिस्टम सर्विसेज भी यहाँ पर होंगी। तो ऐसी सब बेनिफिट्स आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हो ये वाले। ओके, डेवलप कौन करेगा इसको? प्रोग्राम जो है वो नोडल एजेंसी बनाया गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ओपीएस सी बात है। ओके, और पहले फेज़ के अंदर जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम पर टारगेट किया गया है, गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर ट्रिब्यूटरीज, और तीसरी नदी जो है वो महानदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज पर फोकस किया गया है। ओके, तो इस तरीके से जो 6 मेजर स्टेट हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, आपका उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो। प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो ब्रिज घाट, गढ़मुक्तेश्वर और उत्तर प्रदेश के अंदर से ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। ओके, तो इस तरीके से नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम पता होना चाहिए। उसके बाद रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये भी सेम जो आपका इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर में ही शुरू किया गया, और शुरू किया गया अवंतीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, और इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हो कि
इंडोर तरीका यहाँ पर आपको मिलेगा कि फ़िश कल्टीवेशन वगैरह का इंडोर जो वे है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश की गई है अवंतीपोरा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसके अंदर जो फ़िश है, जो वेरियस काइंड ऑफ स्पीसीज़ हो सकती हैं फ़िश की, मिनिमम लैंड के अंदर और मिनिमम वाटर के द्वारा आप हाई डेंसिटी कल्चर यहाँ पर करते हो फ़िश की, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो वाटर आपने यहाँ पर यूज़ किया है उसको रिसाइकल किया जाता है और वापस से रीयूज़ भी किया जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वगैरह के ज़रिए इस सब काम को यहाँ पर किया जाता है। अनलाइक द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रोइंग फिश आउटडोर्स, जनरली क्या होता है कि एक पॉन्ड वगैरह के अंदर फ़िश को जो है वो उगाया जाता है, फ़िश ग्रोइंग की जाती है, लेकिन इन रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम ये जो है वो इंडोर भी कर सकते हो, आउटडोर भी कर सकते हो। टैंक्स का यूज़ किया जाता है इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ये टैंक का यूज़ जो आपने यहाँ पर किया है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ओके। तो लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आपकी सुविधाएं जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं और इस तरीके से फ़िश का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। अवंतीपोरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेटअप किया गया है। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पहला स्टेट यहाँ पर बना है जिसने ऑर्गेनाइज किया कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी, ठीक है। तो दालचीनी के कल्टीवेशन को ऑर्गेनाइज करने वाला हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पहला स्टेट बना है, ओके। तो ये सब जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया CSIR के अंदर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। इन्होंने एज अ पायलट बेसिस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपकी दालचीनी है, ठीक है, उसको यहाँ पर बढ़ाने का फोकस किया है। ट्रू सिनेमॉन और दालचीनी इज़ कॉमनली ग्रोन इन श्रीलंका, ये श्रीलंका के अंदर उगाई जाती है, इंक्लूडिंग सेशेल्स, मेडागास्कर। इंडिया में भी बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। माइनर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ये यहाँ पर कही जाती हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल। तो जब हम यहाँ पर इसका खुद का कल्टीवेशन करेंगे तो ये हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ऐसा करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है वो पहला स्टेट बना इंडिया में जिसने ऑर्गेनाइज किया कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। ट्रू दालचीनी भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाने की बात हुई। उसके बाद इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ पैशन फ्रूट, जैक फ्रूट एंड नट प्रोडक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। तो केरल से ये गया। केरल में बेसिकली जैक फ्रूट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। केरल के थिस्सूर के फार्मर्स ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर ये जो अपने कंसाइनमेंट है वो यहाँ पर भेजे हैं। पहला कंसाइनमेंट है पैशन फ्रूट, जैक फ्रूट और नटमैग का, ठीक है। तो जैक फ्रूट जो है वो केरल का स्टेट फ्रूट है, ओके। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लाइक फाइबर, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होता है, ओके। इसी तरीके का आपका पैशन फ्रूट यहाँ पर होता है। तो ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है इधर और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। 2 मिनट में ये चीज़ें पड़ जाएंगी, ठीक है, और इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ओके। तो ये आप यहाँ से पढ़िएगा। फार्मर्स इन केरला, उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है केरला हाई कोर्ट से कि जो आपका नीला कोजी है, ठीक है, नीला कोजी है, इसको बर्मिन लिस्ट में डाल दो। देखिए बर्मिन ऐसे जो है वो कह सकते हो कि एनिमल्स होते हैं, लाइक जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बर्मिन्स और कॉल्ड स्मॉल एनिमल्स जो कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चूहा है, माइस है, ठीक है, फ्रूट बैट है या फिर क्रोज है, ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको बर्मिन कहा जाता है। तो केरल के जो फार्मर्स हैं वो इस पक्षी से काफ़ी परेशान है, फसल को नष्ट कर रखा है इसने। तो इसका नाम है नीला कोजी, ठीक है, NEELAKOZHI, नीला कोजी, या फिर इसको इन शॉर्ट और भी कहते हैं हम ग्रे हेडेड स्वाम्पेन, ठीक है। तो ये इनके नाम है। तो केरल के फार्मर्स ने कहा है कि इसको वर्मिन लिस्ट के अंदर डालो क्योंकि ये भी हमारी फसलों को नुकसान कर रहा है। लेबल्ड एज वर्मिन फॉर डैमेजिंग क्रॉप्स, ओके। ग्रे हेडेड स्वैम्पन्स कैन बी सीन रोस्टिंग एंड ब्रीडिंग इन अनकल्टिवेटेड राइस फील्ड। तो बेसिकली जो राइस फील्ड है उनके ऊपर ये अपना ख़त्म करते हैं उनको, एंड मार्शी रीजन्स ऑफ वेटलैंड। तो ये एक एग्रीकल्चर भी यहाँ पर न्यूज़ में है, पोक्काली एग्रीकल्चर, और इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन विच राइस इज़ ग्रोन फॉर 5 मंथ। तो ये राइस जो यहाँ पर उगाई जा रही थी ये पोक्काली एग्रीकल्चर के अंदर में आती है, और इसमें जो राइस है वो 5 मंथ तक उगाया जाता है। प्रॉन और फिश ब्रीडिंग फॉर अनदर 5 मंथ, अगले 5 महीने जो है वो प्रॉन या फिश ब्रीडिंग की जाती है, और जो बचे 60 डेज़ उसके अंदर जो है वो उसको रिमेन मतलब खाली छोड़ दिया जाता है टाइम पीरियड कि सॉइल वगैरह जो है यहाँ पर अच्छी खासी न्यूट्रिशन उसको मिल जाए, उसके बाद ही जो है वो हम फिर से यहाँ पर चावल उगाएंगे, ठीक है।
तो ये फार्मिंग यहाँ पर चल रही थी। और ये जो राइस फार्मिंग फॉर द 5 मंथ होती है वो सीज़न यहाँ पर चल रहा है इस टाइम। इसी वजह से ये पक्षी जो है वो यहाँ पर तबाही मचा रहा है। दिस वर्ड इज़ प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है, ये वर्ड प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट एंड कैन ओनली बी लेबल्ड वर्मिन बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसको वर्मिन लिस्ट में डाला जा सकता है। हाई कोर्ट का इसमें काम नहीं है, ठीक है। एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने एमओयू साइन किया है विद आईसीएआर टू बूस्ट सिट्रस एक्सपोर्ट। तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सभी के एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये जो एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। ओके, तो बस इसमें और क्या ध्यान रखना है, ठीक है। एपीडा ने साइन किया है एमओयू विद आईसीएआर सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर बेस्ड है। ये लोकेशन भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार पूछी जाती है। ओके, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखो। ये देखो, यूरोपियन कमीशन ने जो इंडिया से जाने वाले ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स थे, इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गेनिक जो फल सब्जी वगैरह हैं वो यूरोपियन कमीशन को भेजे थे। यूरोपियन कमीशन ने कह दिया कि 5 एजेंसीज ऐसी हैं जो कि फ़ायदा उठा रही हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं पा रही है। ओके, देखिए हुआ क्या है कि जो यूरोपियन कमीशन है उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड भेजा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्गेनिक फ्रूट के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के कंसाइनमेंट्स के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड देखने के लिए मिला है। बेसिकली अगर हम बात करें सीज़म के अंदर, ओके, तिल के अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। और 5 जो ऐसी एजेंसी थी जिन्होंने सर्टिफाई किया था इस प्रोडक्ट को, उनको यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं कि जो आपका जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए वर्क करता है कि भाई ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जो भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं उनके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या उनके अंदर कोई ऐसा जो केमिकल है वो तो प्रेजेंट नहीं है जो ऑर्गेनिक के नाम पर आपको बेचा जा रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके के हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ केमिकल परमिटेड इन इंडिया सीजन इम्पोर्ट वाज सिग्निफिकेंटली सरपास्ड। तो जितने यहाँ पर होने चाहिए ईयू के हिसाब से उससे काफ़ी भारी मात्रा में इथाइलिन ऑक्साइड के जो ट्रेसेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं, जिसकी वजह से 5 जो एजेंसीज हैं उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ओके, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। फिर फ्रांस ने बैन कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि हम जनवरी 2022 से फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। तो किस कंट्री ने किया है? फ्रांस ने। कन्याकुमारी क्लोब, ठीक है, तो ये इस तरीके का फूल है, इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला है। ओके, कन्याकुमारी क्लोब जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर उगाया जाता है, और इसको जीआई टैग यहाँ पर मिल गया है। टैग किस लिए मिला है? क्योंकि इसकी जो ऑयल कंटेंट है, टैग फॉर इट्स रिच एरोमेटिक ऑयल कंटेंट, ठीक है। तो ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें भी काफ़ी अच्छी जो यहाँ पर खुशबू होती है, इस वजह से इसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। और ये याद रखो कि किस को यहाँ पर ये जो है वो दिया गया है। ओके, तमिलनाडु का प्रोडक्ट यहाँ पर ये हो गया। ओके, और चलिए फिर आगे चलते हैं। ये रहा आपको पूरा का पूरा कन्याकुमारी क्लोब के बारे में यहाँ पर है, मैं इसको पूरा पढ़ा ही देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था क्लोब को इंडिया के अंदर। और द डेंसली वुडेड ऑफ, ये सारी जगहों पर वेस्टर्न घाट में बेसिकली उगाया जाता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु के अंदर ये उगाया जाता है। ओके, इट इज़ ग्रोन एट एन एलिवेशन ऑफ 700 मीटर की ऊंचाई तक ये जो है वो उगाया जाता है, और लगभग 65% जो है वो यहीं पर ही उगाया जाता है पूरी इंडिया का। उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ओके, तो ये इतना नहीं, बस याद रखो। वैसे भी पूछा नहीं जाएगा कन्याकुमारी क्लोब कहाँ का है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है तमिलनाडु का है, ठीक है। तो बट घुमा के दे सकता है कि तमिलनाडु के अभी एक प्रोडक्ट को इस तरीके का दिया गया, ये इस डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, इतने मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, और इसमें आप देख सकते हो कि एक रिच एरोमेटिक ऑयल कंटेंट यहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट इस चीज़ को डिफाइन करता है? तो उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है, कन्याकुमारी क्लोब यहाँ पर आ जाता है।
अक्टूबर 7 इसको वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और वर्ल्ड कॉटन डे ये ऑब्जर्व की गई 7 अक्टूबर को। थीम थी कॉटन फॉर गुड, ठीक है, तो कॉटन फॉर गुड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। पहली बार 2019 में यहाँ पर बनाया गया था। और उस समय 4 कॉटन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ थी उनको चूज़ किया गया था, नेमली बेनिन, चाड, बुर्किना फासो एंड माली, ठीक है। तो ये चारों जो कंट्रीज़ थी इनको C4 कंट्रीज़ यहाँ पर कहते हैं, यानी कि कॉटन प्रोड्यूसिंग 4 रीजन्स। और इसी के बेस पर जो है ये कॉटन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सुजात मेहंदी इसको GI टैग मिला और ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। तो मेहंदी है, वैसे एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना नहीं, बट ठीक है, एक जगह यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको यहाँ पर मिला है, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये उगाया जाता है, ओके। और इसको GI टैग यहाँ पर मिला है। उसके बाद सैंडलवुड, एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया उन सैंडलवुड फार्मिंग किस तरीके से की जाए और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सैंडलवुड के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए आप इसको जो है वो यूज़ करते हो, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी कैंसर बेनिफिट भी यहाँ पर आपको इसके होते हैं। और इसीलिए सैंडलवुड जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट और फर्नीचर के अंदर यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सैंडलवुड के सबसे बड़े ग्रोअर्स हैं, और इसका जो बिगेस्ट मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, इन सभी के अंदर में पड़ता है, ठीक है। इन 2020 द वर्ल्ड सैंडलवुड मार्केट 300 मिलियन के डॉलर के करीब यहाँ पर था, और 2040 तक 3 बिलियन डॉलर के करीब पहुँचने की उम्मीद है। उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हैं फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र फॉर द ईयर 2021-22, तो अगले साल के लिए जो आपके न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट हैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया है। 22 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र्स के लिए इसको यूज़ किया गया है, इंक्लूडिंग डाई अमोनियम फास्फेट। तो कितना कर दिया है कितना नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सब्सिडीज़ है ये प्रोवाइड की जाती हैं अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि फुल्ली फंडेड होती है बाई सेंटर, ओके। और 2010 से ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। द सब्सिडी ऑन पोटेशिक एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैज़ बीन गवर्न बाय द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, तो इसके अंदर से गवर्न की जाती है। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो कि एनुअल बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, जैसे हमने 2021-22 के लिए किया है। तो ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज, अब ये फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक कितने कितने रेशो में होने चाहिए उसके हिसाब से 22 ग्रेड यहाँ पर बनते हैं, तो हर एक 22 ग्रेड के लिए अलग अलग से यहाँ पर सब्सिडी रेट्स यहाँ पर निकाले जाते हैं, ओके। तो ये काम यहाँ पर किया जाता है। सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को दी जाती हैं, जो कि अपने खाद के जो आप कह सकते हो कि सामान उसको कम रेट पर कर देते हैं, जिससे कि आपका जो फर्टिलाइज़र है वो सब्सिडाइज MRP पर किसानों को मिल जाता है। तो ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक पैनल, और इसके ज़रिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पर चल रही है उसको रिवैम्प किया जाएगा। मैंने पिछले महीने आपको पढ़ाया था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है ऑन एग्रीकल्चर, जिसने रिपोर्ट दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। इन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के साथ बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं, लाइक बहुत सारे स्टेट हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी थी, ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा था, पढ़ाया भी था, ओके। तो उसी के ज़रिए यहाँ पर एक और पैनल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो कि ये अब फिर से बताएगा कि क्या चीज़ें की जाएँ, ठीक है। तो ऐसा सब काम दोबारा से चल रहा है। नाबार्ड ने अप्रूव करा है क्रेडिट प्लान फॉर रियरिंग याक हस्बेंड्री। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो याक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने एक क्रेडिट प्लान अप्रूव करा है याक हस्बेंड्री के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दिस क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री विल हेल्प हर्डर्स इन सिक्योरिंग लोन्स फॉर स्ट्रेटनिंग देयर लाइवलीहुड। तो जैसे काऊ वगैरह के लिए बहुत सारी स्कीम चलती हैं, सेम स्कीम अरुणाचल प्रदेश में याक के लिए यहाँ पर चलाई गई है, ठीक है, ओके। और ये स्कीम जो है वो डेवलप की गई है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में दिरांग में लोकेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो याक से ही समझ जाओ कि अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में ही वर्क करता है, ओके।
तो ये सब क्रेडिट यहाँ पर जो पूंजी वगैरह है वो सब फार्मर्स को अवेलेबल कराई जाएगी ताकि याक हजबेंड्री को बढ़ावा मिल सके। और बस इतना आप यहाँ पर याद रखो। ओके, तो इससे क्या है कि जो हर्डर्स हैं उनके लाइवलीहुड को बूस्ट होगा, उनकी इनकम यहाँ पर बढ़ेगी। फिर यहाँ पर एक और खबर निकल के आई दैट स्टेलअप्स और एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनर्स किया है फॉर कैशलेस फंड ट्रांसफ़र टू स्मॉल डेयरी फार्मर्स। तो एग्री बिजनेसेस की टर्म में मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये एक डेयरी टेक स्टार्टअप है और आपका स्टेलैब्स जो है। ठीक है, और इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ यहाँ पर टाई अप किया है और ये इनेबल करेगा कैशलेस पेमेंट ट्रांसफ़र टू स्मॉल डेयरी फार्मर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब काम चल रहे हैं। याद रखो कौन दो कंपनीज़ हैं फार्म फाइनेंस के अंदर के, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बूस्टिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ यूनिक वेस्ट बंगाल डिसीज़। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारी डिसीज़ हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। लाइक आप देखो कि फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग स्वीट डिश जिसका नाम है मिहिदाना, और जो कि वेस्ट बंगाल के वर्धमान इलाके से आती है, उसको बहरीन के लिए एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये खबर यहाँ पर बन जाती है। इसी के साथ साथ सीताभोग, लंगचा और ये क्या लिखा हुआ है चंद्रपुली एंड नारकेल नारू, इन सभी को भी एक्सपोर्ट किया गया बहरीन के अंदर। ठीक है, तो नीचे जीआई टैग के बारे में दिया गया है, वो हमें पता है कि ये एक टैग होता है और इससे जो है ये सब चीज़ें हमें पता है। ये जो इमेज है ये मिहिदाने की इमेज है। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड स्वीट डिश, ठीक है, मिहिदाना फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसको बहरीन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, रिसेंटली इससे पहले अगर आप देखें तो एपीडा ने इंडियन पोस्ट के साथ मिलकर के वेस्ट बंगाल के जयनगर माओ, मैंने पढ़ाया था इसको आपको, जयनगर माओ को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। और ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके की डिशेज़, वेस्ट बंगाल की ये डिश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखो। इंडिया का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है असम के अंदर। ठीक है, तो फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया है और असम के मिनिस्टर ने ये ऐप लॉन्च किया है। फिश वाले इसका नाम है। इंडिया का पहला ई फिश मार्केट यहाँ पर है। आपको फ़िश खरीदनी है इस पर जाइए, बाई करनी है इस पर जाइए और वहीं से ये काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए इनाम पोर्टल, ऐसे ही आपका ई फिश मार्केट यहाँ पर डेवलप किया गया है। ओके, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में वर्क करेगा एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बिजनेस समिट ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये लॉन्च किया गया अभी अभी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया गया था। स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार, 11,040 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पर है। पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर बिजनेस समिट्स हुई और जो समिट हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उन पर फोकस करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, गुवाहाटी के जो अंदर है ये बिजनेस समिट यहाँ पर हुई। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि बिजनेस समिट ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो गुवाहाटी के अंदर ये यहाँ पर हुई। उसके बाद अरे तो दोबारा से आगे दिखे ना, तमिलनाडु का कन्याकुमारी क्लोव, इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला। ओके, तो फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग कन्याकुमारी क्लोव को यहाँ पर मिला, ये चीज़ मैंने आपको कवर कर दी है। ठीक है, ये जो है कन्याकुमारी क्लोव गेट्स जीआई टैग इंडिकेशन, ये दोबारा से रिपीट यहाँ पर हो गया है। ओके, तो इसको यहाँ पर कहाँ गया, या ये रहा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है और बस इसमें फिर कुछ नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दो और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। एक है करूपपुर कलमकारी पेंटिंग्स और दूसरी है कला कुरिची वुड कार्विंग। ठीक है, तो इन दो प्रोडक्ट जो दोनों के दोनों तमिलनाडु से हैं, इनको भी जीआई टैग मिला। तो तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट हो गए, एक हो गया आपका कन्याकुमारी क्लोव, एक हो गया आपका करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स और तीसरा यहाँ पर हो गया कला कुरिची वुड कार्विंग। ठीक है, इन तीनों प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई टैग जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर साइन हुआ और इंडिया और जर्मनी साथ मिलकर के जो हैं इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑन
सस्टेनेबल एंड वैल्यू एडिड इन द कॉटन इकोनॉमी। ठीक है, तो कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस सब के ऊपर इंडिया ने जर्मनी के साथ जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। इट इज़ फोकसिंग ऑन 4 मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इन 4 जगहों पर फोकस किया जाएगा। और ये सब पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, क्योंकि कॉटन की बात यहाँ पर हो रही है। और एमओयू जो है वो यहाँ पर साइन किया गया अंडर द इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू एडेड इन द कॉटन इकोनॉमी। ओके, तो ये न्यूज़ इतनी हमारे यहाँ पर काम की हो जाती है। तो इस इंडो जर्मन पैक्ट के बाद अगर हम देखें, जैसे ये यहाँ पर आपका ये रहा। ठीक है, जो इंडो जर्मन पैक्ट यहाँ पर हुआ, इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो जेनेटिक वर्जन लॉन्च किए गए हैं इंडियन राइस के और चिकपी के। ठीक है, तो ये जो आपका इंडियन राइस है इसका जेनेटिक वर्जन इसको कहा गया है इंड आर ए, और दूसरा जो है चिकपी का इसको कहा गया है इंडी आर ए। जेनेटिक वर्जन का मतलब है कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर सम चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। ओके, और उसके बाद इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये जो है वो ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को 2025 तक। ओके, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। ये जो जेनेटिक वर्जन है ये डेवलप किए गए हैं बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा। ओके, और ये 2 क्रॉप्स के लिए लॉन्च किए गए। फिलहाल ये इंडियन राइस था और चिकपी यहाँ पर था। मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया NIPGR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च फर्स्ट ट्रांसलेशनल फैसिलिटी नेटवर्क फॉर स्पीड ब्रीडिंग एंड हाई थ्रोपुट। ओके, फील्ड फिनोटाइप। अब ये क्या होता है, कैसे, नोट इम्पोर्टेंट, इसको रटना पड़ेगा। एट द कैंपस ऑफ भारत इम्यूनोलॉजिस्ट लॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कोऑपरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर यूपी। तो बुलंदशहर यूपी के अंदर लॉन्च किया है, ऐसा कुछ करके याद रखो आप इसको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से लॉन्च किया गया है। उसके बाद आगे चलें, वर्ल्ड फूड डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 16 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हुआ था 1945 में। 2021 की थीम सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो यहाँ पर है। और 1945 में FAO का जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसकी फाउंडिंग डेट पर यहाँ पर जो है हम मनाते हैं। तो ये बताया जाता है कि फूड जो है वो बेसिक एंड ह्यूमन राइट है, और उसके लिए ये सेलिब्रेट अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। ओके, उसके बाद जो यूपी के अंदर बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही जो आपका मैंगो यहाँ पर उगाया जाता है जिसका नाम है रटोल मैंगो, और इसको GI टैग यहाँ पर मिला है। तो फेमस रतौल मैंगो जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उगाया जाता है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ओके, तो ये सब यहाँ पर आपको याद रखना है। ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा कि भाई हमें दो इसके लिए GI टैग, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर इसके लिए GI टैग यहाँ नहीं मिला है। जैसे आप देखोगे कि बासमती के ऊपर भी यहाँ पर, बासमती जो राइस है उसके ऊपर भी लड़ाई यहाँ पर चल रही है, ऐसे ही आपकी रटोल मैंगो के ऊपर भी लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, लेकिन हमें यहाँ पर इसके लिए GI टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर याद रखो। उसके बाद इंडिया ने MOU साइन किया है विद रसिया कि जो डाई अमोनियम फास्फेट है जो कि एक मेजर फर्टिलाइज़र है इंडिया के अंदर यूज़ होने वाला, उसकी सप्लाई रशिया अब हमें यहाँ पर करेगा। इंडिया ने साइन किया एक लॉन्ग टर्म MOU विद रशिया कि डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र की सप्लाई इंडिया के अंदर होनी चाहिए एट स्टेबल प्राइस ऑल्सो। ठीक है, तो स्टेबल प्राइस पर ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, और ताकि इंडिया के अंदर भी प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो और प्राइस स्टेबल रहे। ऑल्सो द डिपेंडेंस ऑन कंट्रीज़ लाइक जॉर्डन, मोरक्को, चाइना कैन बी रिड्यूस्ड। तो हम जॉर्डन, मोरक्को, चाइना से ये सब मंगाते हैं और इन पर हमें डिपेंडेंस जो है वो थोड़ी सी कम करनी है। ओके, सोर्सेज ये बताते हैं कि गवर्नमेंट और भी जगह पर फोकस कर रही है कि डाई अमोनियम फास्फेट कहीं और से भी लाया जाए। उसके बाद ये न्यूज़ यहाँ पर आई और न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है बूम ए स्प्रिंग सॉल्यूशन इज़ हेयर टू स्टेम स्टबल बर्निंग इन हरियाणा फील्ड। हरियाणा के खेतों में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए एक नई चीज़ निकल करके आई है जिसका नाम है बूम स्प्रेयर। और इस बूम स्प्रेयर की अगर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, एक ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के दोनों तरफ हेलीकॉप्टर जैसी पंखड़ियाँ लगा दी गई हैं। इन पंखड़ियों में छेद हैं, इन पंखड़ियों के छेद के ज़रिए हम यहाँ पर जो है वो डीकम्पोजर्स का स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स कुछ भी नहीं होते, अरे पाउडर मिक्सड विद वाटर। ये एक पाउडर होता है जिसको वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पर छिड़काव किया जाता है स्टबल के ऊपर।
ठीक है, जिसको आप जलाने वाले थे उसके ऊपर। तो ये जो स्टेबल है ये उसको गला देता है, उसको कंपोस्ट कर देता है, उसको बेसिकली जो है वो राइस स्टेबल को कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे जलाने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि वो कंपोस्ट के रूप में वर्क करेगा, और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, तो ये एक ट्रैक्टर और एक ऑटो रोबोट के बीच का मिश्रण है, और द ट्रांसफॉर्मर इसको यहाँ पर कहा जाता है बेसिकली। और इसके जो फीचर्स हैं कि 20 फीट के बूम्स लगे हुए हैं, स्प्रेयर्स लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया ये हेलीकॉप्टर जैसी पंखड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ओके, तो इसके ज़रिए जो स्प्रे किया जाता है बायो डिकम्पोजर को ऑन द फ्रेशली हार्वेस्ट राइस फील्ड। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे। बट दिक्कत फिर वहीं आ जाती है कि आपने ये इसको स्प्रे किया तो 4 से 8 वीक लगेंगे इसको कंपोज होने में, इसको डिकम्पोज होने में। अब 4 से 8 वीक का मतलब है 2 महीने। कौन से फार्मर के पास 2 महीने रखे हैं ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो वही दिक्कत यहाँ पर कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि इतने में तो उसकी अगली फसल भी यहाँ पर हो जाएगी। ओके, ICAR-CRIGAF यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलायंस फाइबर बैरकपुर के अंदर जो है उसको यहाँ पर अवार्ड मिला है, और अवार्ड का नाम है नेशनल सोसाइटल इनोवेशन अवार्ड 2020। ये अवार्ड जो है वो आपका फाउंड किया जाता है बाय नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक के अंदर में वर्क करता है। ओके, क्यों मिला है इनको? तो क्योंकि इन्होंने जो इनोवेशन रेटिंग टेक्नोलॉजी है, यानी जूट रेटिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर इनोवेशंस किए हैं, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलायंस फाइबर्स सोना नाम का जो माइक्रोबियल कंसोर्टियम भी तैयार किया है, जिसके ज़रिए हाई क्वालिटी फाइबर्स ऑफ जूट यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। ओके, तो ये अवार्ड इनको यहाँ पर मिला। डायरेक्ट न्यूज़ है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो FSSAI ने लॉन्च किया है रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर डोमेस्टिक मार्केट, जिससे कि जो इंस्पेक्शन है उनको रिड्यूस किया जा सके। तो जो अरुण सिंघल हैं जो कि CEO हैं FSSAI के, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि रेगुलेटर जो है वो प्लानिंग कर रहा है टू डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाए फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर, सिमिलर टू द ऑलरेडी प्लेस इन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट फॉर सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन। देखिए, जब बाहर से कोई कमोडिटी आएगी उसकी सैम्पलिंग की जाएगी, उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, ऐसे ही डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर किए गए, और ये जो बात की गई वो इंडिया फूड एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन समिट 2021 की चल रही थी, उसके अंदर ये सब बातें की गई। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कृषि उड़ान स्कीम फॉर पेरिसेबल फूड ट्रांसपोर्टेशन। कृषि उड़ान नाम की स्कीम सरकार ने शुरू की थी। क्यों? क्योंकि जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, ऐसी कमोडिटीज़ जो कि जल्दी सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाए आपका वायु परिवहन के जरिए, ठीक है। इसके लिए कृषि उड़ान शुरू किया गया था, उसका ही सेकंड फेज़ यहाँ पर है। कृषि उड़ान स्कीम का दूसरा टर्म यहाँ पर है फॉर पेरिसेबल फूड ट्रांसपोर्टेशन। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द कृषि उड़ान स्कीम विच विल ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल फूड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज। तो बेसिक फोकस इन स्टेट्स और एरियाज पर रहेगा। ओके, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इन चीज़ों को यहाँ पर लॉन्च किया। इससे जो फूड की वेस्टेज है वो कम की जा सकती है। लाइक आपकी कोई सब्जी सड़ गई है तो वो सड़ने से बचाई जा सकती है। इट प्लान्स टू बिल्ड द फूड कैरिंग पोर्ट्स। यहाँ पर फूड कैरिंग एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, जिसके ज़रिए जो फूड वहाँ पर सप्लाई होगा, और वहाँ से आपकी फ्लाइंग के ज़रिए, उड़ान के ज़रिए ये सब फूड दुनिया भर में, वो दुनिया भर नहीं, आपका जहाँ पर भी डिज़ायर्ड आपकी लोकेशन है वहाँ पर ले जाए जाएंगे। ओके, लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची, इन सब जगहों पर आपके पोर्ट्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, और ये जो काम है बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में दिया गया है। श्रीलंका ने रिसीव किया इंडिया का कंसाइनमेंट ऑफ नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देखो कि दुनिया का पहला जो नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पर बनाया गया, नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर, इफ़को ने तैयार किया, IFCO ने यहाँ पर तैयार किया था इंडिया के अंदर। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया भी था। ओके, और इन्होंने यहाँ पर इसका पहला कंसाइनमेंट श्रीलंका को भेजा है। श्रीलंका की जो सरकार है वो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कह रही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और ये सब इन्होंने यहाँ पर इसलिए मंगाया है। ओके, तो नॉन हार्मफुल है नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र इंडिया से गए 20 अक्टूबर को, और इंडिया ने लगभग 3.1 मिलियन लीटर्स ऑफ हाई क्वालिटी नॉन हार्मफुल नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए। और द फर्टिलाइज़र विल हेल्प श्रीलंका कि वो मेज़ एंड पैडी जो है वो यहाँ पर इसको उगा सकें। श्रीलंका ने इम्पोर्टेड किया है द नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र आफ्टर श्रीलंका प्रेसिडेंट राजपक्से डिसाइडेड टू स्टॉप केमिकल फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट। तो केमिकल फर्टिलाइज़र ये यूज़ नहीं करेंगे, तो इनको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, और कुछ और में आपका आ जाता है नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि डेवलप किया गया बाय द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन शॉर्ट IFFCO। ओके,
तो इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया था बाई NBRC, जो कि आपका गुजरात के कलोल के अंदर है। ओके, तो ये ब्रांच है आपकी IFFCO के अंदर में आती है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। अगर मुझे आपको इसके फ़ायदे बताने हो तो मैंने पहले भी बताए हैं कि इससे इनपुट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इंप्रूव होती हैं, इंक्रीज फार्मर्स इनकम इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ चीपर भी ये यहाँ पर होता है। ओके, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर केन कॉम्पिटिशन यहाँ पर हुआ, और शुगर केन कॉम्पिटिशन उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। स्टेट लेवल शुगर केन कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, जिससे कि हाई यील्ड को प्रोड्यूस किया जा सके, हाई यील्ड के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। तो ये सब जो है वो जीता इस शुगर केन कॉम्पिटिशन को बिजनौर के फार्मर्स ने। बिजनौर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके फार्मर्स ने इसको यहाँ पर जीता। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है ताकि पर हेक्टेयर में जो यील्ड है वो किसानों की बढ़ाई जा सके, ताकि उनकी इनकम भी यहाँ पर बढ़ाई जा सके। इसके अंदर अवार्ड भी दिए जाते हैं, अवार्ड की कैटेगरीज भी हैं, बट मुझे नहीं लगता ये पूछा जाना चाहिए। ओके, उसके बाद धुरा ई डेयरी सॉल्यूशंस एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ने मिलकर के टाई अप किया है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे। किस तरीके की हेल्प? लोन वगैरह लेने में आसानी, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, तो ये इन दोनों ने यहाँ पर स्मॉल जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प के लिए ये सब काम किया है। धोरा ई डेयरी होप्स टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू असिस्ट स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स विद फाइनेंशियल एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। तो लाइव स्टॉक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए ये सब काम यहाँ पर किए गए हैं। एक योजना न्यूज़ के अंदर आई, प्राकृतिक खेती और खुशहाल योजना। ये योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया था नेचुरल फार्मिंग स्टेट के अंदर। उसको बढ़ाने के लिए ये जो है आपका लॉन्च किया गया था, नाम सही है प्राकृतिक, ठीक है। तो ये काम किया गया था। नेचुरल फार्मिंग इज अ सिस्टम वेयर नेचुरल लॉज के बेस पर हम यहाँ पर खेती करते हैं। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप देखें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग ETC यूज़ किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग में ना तो आपका केमिकल ना ही आपका ऑर्गेनिक, किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र यूज ही नहीं किया जाता। तो ये अंतर है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में। और ये जो स्कीम है ये आपकी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए चलाई गई है। ओके, तो नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद बन्नी बफेलो की यहाँ पर आपकी न्यूज़ निकल के आई। बन्नी बफेलो जो है बेसिकली गुजरात के जो बन्नी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और अभी अभी बन्नी जो बफेलो हैं वह उनका जो फर्स्ट आप देखो IBF यहाँ पर काफ जो है वो पैदा किया गया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए यहाँ पर पहला जो काफ है उसको यहाँ पर आपका बॉर्न किया गया गुजरात के अंदर। बन्नी बफेलो कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में यहाँ पर पूरी तरीके से फैले हुए हैं। बन्नी विच ऑल्सो इवॉल्व बाई द मालधारी कम्युनिटी इन दिस रीजन हैज़ गुड एडेप्टेबिलिटी ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये सब चीज़ें उगती हैं। फॉडर, श्रब्स, इन सब के ज़रिए ही ये सर्वाइव करते हैं, इनकी कमी यहाँ पर होती चली जा रही है। ओके, तो IBF के ज़रिए यहाँ पर पहला जो काफ है उसको यहाँ पर उगाया गया। उसके बाद ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, और ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई। रिपोर्ट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज़ की गई, लेकिन उनमें से एक जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो थी आपकी वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन। ओके, इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही थी और इसको रिलीज़ किया गया। इन लोगों ने ये बताया कि जितनी तेज़ी से फूड की डिमांड बढ़ रही है उतनी तेज़ी से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो फूड जितनी तेज़ी से प्रोड्यूस होना चाहिए उतनी तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ओके, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 1.36% की एनुअल रेट से बढ़ रही है, लेकिन अगर हमें पूरी दुनिया को खाना खिलाना है, पूरी दुनिया की फीड जो आपकी नीड है उसको पूरा करना है, तो हमें 1.73% की ग्रोथ चाहिएगी ही चाहिएगी। लेकिन ग्रोथ कम है, इसीलिए फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ये आप देखोगे कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम मतलब उतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। ओके, इंडिया में काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग TFP इंडिया का यहाँ पर है, और आउटपुट ग्रोथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। लाइक आप देख सकते हो कि इंडिया का जो TFP है वो 2.81 है, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर निकल के आए। रिपोर्ट वगैरह के बारे में भी आप यहाँ पर याद रखोगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।